कक्षा की आगाज करने की मैं घोषणा करता हूं। हम लोग भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के भाग 2 उग्रवादी चरण की कक्षा में अभी थोड़ी देर पहले भी हमारे द्वारा इस बात की जानकारी दी गई थी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विश्व का एक अलग और विशिष्ट स्थान रखता है, क्योंकि हमने मूल्यों की राजनीति की बातें की, हमने सत्य और अहिंसा की बातें की, हमने राजनीति के नए तत्व धरना, प्रदर्शन, बहिष्कार, स्वदेशी, इन सब की बातें की। हमने कुछ विदेशी मॉडल को भी आत्मसात करने का आरंभिक दौर में प्रयास किया, जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के तर्ज पर स्वशासन। हमने आयरलैंड के भी स्वशासन की मांग की, विशेषकर एनी बेसेंट के द्वारा। हमारी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में डिप्राइव सेक्शन के ऊपर बातें की गई, नागरिक अधिकारों की रक्षा की बातें की गई, किसानों के ऊपर बातें की गई कि किसानों को सूदखोर के चंगुल से बचाना है तो कृषि में सुधार कीजिए, कृषि बैंक की स्थापना कीजिए, श्रमिक के सुधार के ऊपर मांगे रखी गई। भारतीय संस्थाएं जो थी, राजनीतिक संस्थाएं जो थी, जो ब्रिटिश नियंत्रण में था, उसमें भारतीय सदस्यों को लेने की बातें कही गई। तो ये सब हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के मूल तत्वों में से एक था। जैसे जैसे राजनीतिक चेतना आई, जो उदारवादियों की भिक्षावृत्ति की राजनीति थी, उसका प्रतिरोध होना शुरू हुआ। तिलक, उग्रवादी चरण के 3 प्रमुख नेता हैं, लाल, बाल और पाल। उसमें बिपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय थे और बाल गंगाधर तिलक थे। तो बाल गंगाधर तिलक ने उदारवादियों की जो मांगे थी, उदारवादियों की जो पद्धति थी, उसको भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। और इन लोगों ने उग्रवादी तरीके से, जैसे बहिष्कार, स्वदेशी पे बल, इन सब तत्वों पे बल देने की बातें की गई। इन लोग के द्वारा हिंसा की बातें नहीं की गई, लेकिन यह जरूर कहा गया कि आप आक्रामक तरीके से प्रतिरोध कीजिए, न कि बिल्कुल अक्रिय तरीके से आप प्रतिरोध कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। यह हमारा देश है, हमारा मुल्क है, और हम अपना शासन चाहते हैं तो हम अपने शासन के लिए, अपने बेहतरी के लिए यदि हम अब भिक्षावृत्ति करेंगे तो ब्रिटिश हमें कभी भी नहीं देगा। इसलिए उग्रवादी तत्वों ने उग्रवादी तरीके से अपनी मांगों को रखा। देखा ही आपने कि तिलक ने नारा भी दिया कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। तो ये लेकर रहेंगे, ये जो इन्फोर्स करता है, यही उग्रवादी तत्व था। कालांतर में उग्रवादी की एक और विचारधारा इसी कड़ी में, इससे आक्रामक और वो क्रांतिकारी विचारधारा था, जो बम और पिस्तौल की राजनीति में विश्वास किया। हालांकि उसे बहुत सफलता नहीं मिली, लेकिन उसके त्याग, उसके बलिदान, उसके संघर्ष, उसके शहादत को यह देश कभी भूल नहीं सकता है। इसी क्रम में हम लोग आज इस द्वितीय चरण को देखना चाहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे स्वतंत्रता संग्राम के दूसरा चरण, स्वतंत्रता संग्राम का दूसरा चरण 1905 से 1917 तक, 1905 से 1917 तक उग्रवादी चरण के नाम से जाना जाता है। उग्रवादी चरण के नाम से जाना जाता है। इस चरण में उग्रवादी राष्ट्रवाद का विकास हुआ। उग्रवादी राष्ट्रवाद का विकास हुआ, जिसके निम्नलिखित कारक हैं। 1905 से 1917 तक उग्रवादी चरण के नाम से जाना जाता है। इस चरण में उग्रवादी राष्ट्रवाद का विकास हुआ। उग्रवादी राष्ट्रवाद का विकास हुआ, जिसके निम्नलिखित कारक हैं। 1905 से 1917 तक उग्रवादी चरण के नाम से जाना जाता है। जिसके निम्नलिखित कारक हैं।
उग्रवादी राष्ट्रवाद का विकास हुआ, जिसके निम्नलिखित कारक हैं। पहला, ब्रिटिश शासन के सही चरित्र की पहचान करना। पहला, ब्रिटिश शासन के सही चरित्र का पहचान करना। ब्रिटिश शासन के सही चरित्र का पहचान करना। ब्रिटिश शासन के सही चरित्र का पहचान करना। पहचान करना। अभी आप लोगों ने इसकी व्याख्या में आप देखेंगे कि अभी 1892 में भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया, जिससे भारतीयों को घोर निराशा हुई, क्योंकि भारतीयों को ऐसा, हालांकि उस एक्ट को लाने में उदारवादी आंदोलन की बड़ी भूमिका रही, लेकिन उससे भारतीयों के हितों का संवर्धन नहीं हुआ। हाँ, कुछ कहते हैं ना कि कुछ रास्ते हम बढ़े, आगे बढ़े, लेकिन उससे संपूर्णता से हम नहीं देख सकते। घोर निराशा हुई। उसी कड़ी में 1898 में एक और कानून बनाया गया, जिससे कि ब्रिटिशों के प्रति भारतीयों का असंतोष बढ़ा। 1899 में कलकत्ता नगर निगम में भारतीयों की संख्या को घटा दिया गया। 1900 में नाटो बंधुओं को बिना किसी मुकदमे चलाए और बिना नागरिक अधिकार की रक्षा किए सीधे अंडमान भेज दिया गया। 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पारित किया गया कि किसी भी कानून को हम गोपनीय बना सकते थे, किसी भी फैक्ट को हम गोपनीय बनाकर और लोगों को गुमराह कर सकते थे। आरटीई 2005, आरटीआई ये 2005 जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये इसी इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904 का संशोधन है कि जब आप किसी कार्यालय में जाते हैं और कार्यालय में बड़ा बाबू से पूछते कि अच्छा बताइए मेरे गांव में कौन से अभी तक पुल पुलिया या सड़क के विकास के लिए कौन कौन सी योजना किस किस वर्ष चलाई गई, इसकी हमें जानकारी चाहिए, तो फाइल को ऐसे छुपाता था जैसे देश की एकता अखंडता इस फाइल को यदि वो व्यक्ति देख लेगा तो प्रभावित हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? और मैं बहुत खुश हूं कि आरटीआई एक्ट 2005 में लाए गए इस इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अमेंडमेंट किया गया। तो पहला जो लाइन है कि ब्रिटिशों के सही चरित्र की पहचान किया उग्रवादियों ने, कि इन लोग का एजेंडा क्या है, इन लोग किस नैरेटिव्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है, भारतीयों को कितना ये अधिकार देना चाहते हैं और कितना नहीं देना चाहते हैं, इसकी पहचान सबसे पहले इसी लाल बाल पाल जो त्रिमूर्ति थे उन्होंने किया, और इसी की जानकारी अभी आपको मैंने दी। ठीक है कि नहीं? तो उसमें लिख देंगे ब्रैकेट में कि 1899 में कलकत्ता नगर निगम 1899 में कलकत्ता नगर निगम में भारतीयों की संख्या घटा दी गई। भारतीयों की संख्या घटा दी गई, कॉमा 1904 में 1904 में इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, हिंदी में अंग्रेजी में ही लिख लो, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बना। सीक्रेट एक्ट बना जिससे प्रेस की स्वतंत्रता सीमित कर दी गई, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता सीमित कर दी गई। अंडरलाइन कर लो, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कब बना? यह एक्ट कब बना? 1904 में। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय कानून लाए गए। भारतीय विश्वविद्यालय कानून लाया गया। भारतीय विश्वविद्यालय कानून लाया गया और विश्वविद्यालय पे सरकारी नियंत्रण बढ़ाया गया।
और विश्वविद्यालय पे सरकारी नियंत्रण बढ़ाया गया। ठीक है, चलिए ओके। ये सही चरित्र को पहचाना है। किसने पहचाना? भारतीयों ने पहचाना, उग्रवादियों ने पहचाना। यह पहला पॉइंट है जिसकी व्याख्या मैंने की, तथ्य के स्तर पर ध्यान रखिए। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा कारक क्या है? तो आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का प्रसार हुआ। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का प्रसार हुआ। आपकी जानकारी में मैंने पहले भी दिया कि विवेकानंद ने, क्योंकि मैं पूछूंगा तो अपना मूड ही खराब करूंगा मैं, ठीक है कि नहीं, और इसके बाद मुझे लगता है कि मैं किस व्यक्ति को पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं पूछना नहीं चाहूंगा। 1893 में विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भारतीय आध्यात्म का परचम लहराया। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्होंने कहा कि यदि सबसे बड़ा कोई पाप है तो निर्बलता पाप है। ठीक है, तिलक और जो त्रिमूर्ति थे बाल लाल पाल, इन लोगों ने कहा स्पष्ट रूप से कि हम अपनी दुर्दशा के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। और हर व्यक्ति, वो तो उस समय की बात थी, आज भी यदि आप दुर्दशा है आपकी तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। उस समय के लिए उन्होंने कहा कि आप अपनी दुर्दशा के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं, इसलिए निर्भय बनिए और अपनी ताकत का संचय करिए। मुझे आप पर पूर्ण भरोसा है। भारतीय अपने शक्ति को पहचानना भूल गए थे, ठीक है कि नहीं। कभी कभी होता भी यही है कि आप अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने बिखरे हुए ऊर्जा पुंज को पहचानिए, उसको एकत्रित कीजिए और काम में लग जाइए। तो निर्बलता हर तरह का पाप है। किसी भी स्तर पे आप यदि दुर्बल है, आपकी मानसिकता दुर्बल है, आपके विचार दुर्बल हैं, आपके संस्कार दुर्बल हैं, आपके शरीर की स्थिति दुर्बल है, तो ये महापाप है। अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए खूब खाओ पियो, ठीक है कि नहीं, जो भी मिले जम के खा लो। अब ये सब नहीं कहना कि सर पैसे कहां से आएंगे, ये पैसे उसे से आदमी बलवान नहीं बनता है। बात समझा कि नहीं समझा? एक से एक गरीब आदमी को पहलवान के रूप में देखोगे, एक से अमीर आदमी को तुम पिद्दी मार देखोगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो पैसे से आदमी मजबूत नहीं बनता है, बिना पैसे का भी आदमी मार पियो, मार भात खाओ, ठीक है कि नहीं। मार पियोगे उसमें सभी तरह के पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। मूल बिंदु उसमें तो कोई पैसे नहीं लगेंगे, दूध पीने में ना पैसे लगेंगे, अलुआ खाने में, सुथनी खाने में ना पैसे लगेंगे, लेकिन उसमें तो किसी प्रकार के पैसे नहीं लगेंगे। खैर मूल में आ जाइए, हम उस पैसे से बाहर निकले। तो आत्मसम्मान का प्रसार किया, आत्मविश्वास का संचार किया। किसने? इन व्यक्तियों ने, लाल बाल पाल, विवेकानंद इत्यादि ने। तो उसमें लिख दो, नोट में लिख दो, विवेकानंद ने कहा कि निर्बलता सबसे बड़ा पाप है। निर्बलता सबसे बड़ा पाप है। निर्बलता सबसे बड़ा पाप है, ठीक है। और भारत की एकमात्र आशा जनता है, और भारत की एकमात्र आशा, और भारत की एकमात्र आशा जनता है, और भारत की एकमात्र आशा जनता है। भारत की एकमात्र आशा जनता है। भारत की एकमात्र आशा कौन है? जनता है। भारत की एकमात्र आशा जनता है। नेक्स्ट, तीसरा, उग्र राष्ट्रवाद के विकास का क्या कारण था? तो दो कारण देखा आपने। पहला कि ब्रिटिश चरित्र की सही पहचान हो गई, दूसरा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि हुई, तीसरा इस समय तक आते आते एजुकेशन और बेरोजगारी दोनों वृद्धि हो गई। एक दिन हास्य में बताए थे कि एक नेताजी को लोग बड़ा परेशान कर रहे थे, नौकरी मांग रहे थे, तो नेताजी ने कहा अपने कार्यकर्ताओं को, देखा हम इसीलिए पढ़ाना नहीं चाहते थे, क्योंकि पढ़ेगा तो नौकरी मांगने आएगा, हमको तंग करेगा। तो स्वाभाविक है कि एजुकेशन का जैसे जैसे अपलिफ्टमेंट होगा
वैसे वैसे आपकी रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेगी और बेरोजगारी की संख्या भी बढ़ेगी। ठीक है कि नहीं? ये तो स्पष्ट है। पहले शिक्षित बेरोजगार सबसे ज्यादा केरल में होते थे, क्योंकि केरल में एजुकेशन रेट ज्यादा था तो शिक्षित बेरोजगार सबसे ज्यादा था। ठीक है कि नहीं? आज तो प्रत्येक राज्य अपने साक्षरता की स्थिति को सुधार रहा है, तो हर राज्यों में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। नौकरी सिमट रहे हैं, सरकारी नौकरी सिमट रहा है। कुछ क्षेत्रों को छोड़ दो तो सरकारी नौकरी सिमट रही है। हाँ, निजी क्षेत्र की नौकरी बढ़ रही है। आज भी निजी क्षेत्र में यदि आपके पास स्किल्ड है, अनुभव है, तो आज भी मनचाहे पैकेज पे आप 25-50 लाख के पैकेज पे जा सकते हैं। आपके पास चूंकि योग्यता नहीं है, डिग्री है, तो डिग्री है तो स्वाभाविक है। ठीक है कि नहीं? जब आपके पास योग्यता रहेगी, अनुभव रहेगी, तो आज भी आपको करोड़ों पे लोग रखने के लिए तैयार, विभिन्न कंपनी करोड़ों पे रखने के लिए तैयार हो जाएंगे कंसल्टेंसी के रूप में। ठीक है कि नहीं? कि आप सलाह केवल दीजिएगा, हमारे कंपनी में आइए, चूंकि आपको 25 साल का 30 सालों का उच्च स्तर पे अनुभव है, 5 सालों का उच्च स्तर पे अनुभव है, आप मेरे यहाँ सलाह की भूमिका निभाइए, सलाहकर्ता की भूमिका निभाइए। समझ गए? तो स्किल्ड यदि है, गुणवान यदि हो, तो स्वाभाविक है कि आपकी हर जगह पूजा होगी। आप इंजीनियर हैं, स्किल्ड नहीं है, मैप बनाना नहीं जानते हैं, सिविल इंजीनियर हैं और मैप बनाना नहीं जानेंगे तो कैसे होगा? देखते हो कैसे कैसे पुल गिरता है। सरकारी इंजीनियर है और कितना धड़ल्ले से पुल गिराने में मदद। ठीक है, कुछ प्राकृतिक आपदाएं हो सकती है, कुछ नदी की धारा का तीव्रता का बहाव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियर ही दोषी है, उसके पीछे के कई भाग हो सकते हैं। लेकिन यदि उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस तरह का दुर्घटना हो रही है, तो मतलब साफ है कि हम लोग सही रूप से इंजीनियरिंग नहीं दे रहे हैं, हम लोग सही रूप से सर्विसेज नहीं दे रहे हैं। मूल में आ जाइए। नेक्स्ट, यदि सरकारी अस्पताल में मरने वाली की संख्या में वृद्धि हो जाए तो क्या कहेंगे? कि वहां सर्विसेज ठीक नहीं दी जा रही। ये सब तो बहुत आसान है। ठीक है, अंत में यही कहा जाता है कि भगवान को यही इच्छा थी, अपने हाथ में आयु नहीं है, लेकिन हम अपना बेस्ट सर्विसेज तो जरूर दे सकते हैं जिससे उस पेशेंट की संतुष्टिकरण हो। ठीक है कि नहीं? एक ही बार में हीट एंड ट्रायल मेथड चलने लगता है। आप किसी भी अस्पताल में जाएंगे, किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, एक साथ 4 बीमारी का इलाज करना, उसको खुद नहीं पता होता है कि आखिर इस पेशेंट का सही बीमारी क्या है। आपको सुई भी ठोकेगा, एंटीबायोटिक भी खिलाएगा, ठीक है, नाक मुंह जाम कर देगा, ठीक है, और अंत में पता नहीं चलता है कि आखिर आपने इलाज क्या किया, तो ठीक से बताता भी नहीं है। 24 घंटा के अंदर ही सारे प्रयोग करके 2-4 लाख रुपया, निजी संस्थानों में तो जाइएगा तो 2-4 लाख रुपया चढ़ा ही देगा। सरकार में तो कम से कम इतना तो है कि जुडिशियस मेडिसिन ही देता है, बहुत कम मेडिसिन देता है या बहुत आवश्यक हुआ। लेकिन सरकार में क्या है कि अब अनुभवी डॉक्टरों का अभाव है, आउटडोर कंप्लीटली इनकम्पिटेंट और इनएक्सपीरियंस डॉक्टर्स के हवाले होता है। अब भगवान भरोसे बच गए तो बहुत अच्छा है। आगे लिखो, आयुष्मान भारत में बच गए तो ठीक है। आगे लिखिए, शिक्षा और बेरोजगारी में वृद्धि, शिक्षा और बेरोजगारी में वृद्धि, शिक्षा और बेरोजगारी में वृद्धि। ठीक है, शिक्षा और बेरोजगारी में वृद्धि। स्वाभाविक है कि शिक्षा और बेरोजगारी में वृद्धि। शिक्षा जब आई तो लोगों में क्या आई? लोकतंत्र के विषय में जाना, राष्ट्रवाद के विषय में जाना, वैश्विक स्तर पे क्या हो रहा है, विश्व में क्या हो रहा है, वो तो आधुनिक शिक्षा के माध्यम से ही जान सकता था। और उस चीज को जानने का, समझने का मौका मिला कि विश्व में अन्य देशों में क्या हो रहा है। अन्य देशों में यंग इटली मूवमेंट चल रहे हैं, ठीक है कि नहीं? तो अपने आप ही इस पर बल दिया गया। यंग इटली मूवमेंट में किसकी भूमिका है? तो युवाओं की भूमिका है। तो युवाओं की, ऐसे युवाओं की तलाश की गई जो देश के लिए मर मिटने को तैयार रहे, अपना सर्वस्व देश पर न्यौछावर कर सके, धन जन मन शरीर सब कुछ न्यौछावर कर सके। तो इस तरह के वृत्ति वाले ही लोग, लाल बाल पाल वगैरह सब क्या थे? अपना संपूर्ण समय, श्रम, संसाधन सब कुछ देश को समर्पित कर दिया, और तब जाकर आपको यह आजादी मिली। ठीक है कि नहीं? और आपके पास इतना वक्त नहीं होता है कि जाकर के आप वोटिंग मशीन में जाकर अपना वोट दें।
कौन जाएगा, 3 किलोमीटर दूर है, बहुत धूप है, छोड़ो। तब ना राज्य में 55% मतदान हुए, 45% लोगों ने तो वोट नहीं दिया। और तब चाहेंगे कि हमें बेहतर और अच्छी सरकार मिले, कैसे संभव है। आगे लिखिए नेक्स्ट। शिक्षा और वो लिख लिए ना, बेरोजगारी में वृद्धि। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या है सो सुनिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव है कि यह वो समय था कि जब यह मान्यता स्थापित हो गई थी कि गोरे कभी हार नहीं सकते, ठीक है, और एशिया कभी जीत नहीं सकता है। लेकिन हो गया उल्टा। पहला बार 1896 में इथोपिया ने इटली को हरा दिया। इथोपिया, जिसका पुराना नाम अबिसिनिया था, हाथी दांत के लिए प्रसिद्ध है। इसकी राजधानी अदिस अबाबा है। और इथोपिया में काले लोग होते हैं। काले लोगों ने इटली वाले को, गोरे लोगों को क्या किया, गोरे लोगों को हरा दिया। और गोरे लोगों को जो हरा दिया तो वो मान्यता टूट गई। कौन सी मान्यता? कि गोरे लोग कभी हार नहीं सकते। और दूसरा, 1904 में 4-5 में जापान ने रूस को हरा दिया। जापान एशियन कंट्री था। यह भी मान्यता थी कि एशिया कभी जीत नहीं सकता है। तो एशिया कभी जीत नहीं सकता है, जापान ने रूस को हरा कर दिखला दिया। तो यह अंतरराष्ट्रीय प्रभाव था और उसके प्रभाव के कारण उग्र राष्ट्रवाद में मदद मिली। तो लिखिए, उसी में नोट में लिख देंगे 1896 में, 1896 में इथोपिया ने इटली को पराजित किया। इथोपिया ने इटली को पराजित किया। इथोपिया ने इटली को पराजित किया। एवं 1905 में जापान ने रूस को, 1905 में जापान ने रूस को, में जापान ने रूस को ठीक है। साउंड ऑफ है, साउंड ऑफ है जी। कब का दिया था? 6:14 पे साउंड ऑफ है, खुला हुआ है। हाँ, खुला हुआ है, खुला, उसका ऑफ होगा। कौन है? सुभाष शर्मा। सुभाष शर्मा जी होश में हैं? चलिए ठीक है। वो तो यहां बैठा हुआ था ना जी, आज नहीं आया है क्या? ओ, इसलिए उसका साउंड ऑफ हो गया है। चलो ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था, क्या मैं बता रहा था कि 1905 में जापान ने रूस को पराजित कर दिया। और इससे किस चीज की अवधारणा खंडित हो गई? कि गोरे कभी हार नहीं सकते हैं, एशिया कभी जीत नहीं सकता है। यह अवधारणा खंडित हो गई। लिखने की जरूरत नहीं है, तथ्य लिख लिए, बातों को समझ गए। तो यह था आपका कारक नंबर, जो भी 4-5, एक और भी है, लिखेंगे नेक्स्ट कारक में। उग्र राष्ट्रवादी विचार अस्तित्व में आया। उग्र राष्ट्रवादी विचार अस्तित्व में आया। अस्तित्व में आया, अस्तित्व में आया। उग्र राष्ट्रवादी विचार अस्तित्व में आया, ठीक है। और इस उग्र राष्ट्रवादी विचार को अस्तित्व में लाने में दो सबसे बड़े योगदान करता है। एक उसमें सबसे पहला है बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने अपनी पत्रिका मराठा
अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी के माध्यम से अपने उग्र विचारों को आम लोगों तक पहुंचाया। और दूसरा था कि इन्होंने 1893 में युवाओं को संगठित करने के लिए, सांस्कृतिक चेतना के विकास के लिए गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव 1895 में शुरू करवाया, जो आज तक चल रहा है महाराष्ट्र में। ठीक है कि नहीं? इसके अलावा उन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल 1880 में स्टेब्लिश किया, जो फर्गुसन कॉलेज के नाम से जाना जाता है। 1896-97 में महाराष्ट्र में करबंदी आंदोलन चलाया। इन सब गतिविधियों के कारण उन्हें 1897 में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उनकी गिरफ्तारी से युवाओं में क्या हुआ? प्रतिक्रियाएं हुई और धीरे धीरे 18 महीने की उनकी जेल हुई और फिर लोग जो है सो जागृत हुए। उनके जब कैद से वो छूटे तो उसके बाद उन लोगों ने उनके द्वारा संगठित किया गया और फिर धीरे धीरे आंदोलन को, इस तरह के विचारधाराओं को आगे बढ़ाने में मजबूती मिली। इस कड़ी में बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, निष्क्रिय प्रतिरोध का जो सिद्धांत है वो अरविंद घोष ने ही दिया था। तो इस तरह से यह विचारधारा आगे पुष्पित पल्लवित होता गया। तो लिखिएगा, उग्र विचारधारा के सबसे प्रमुख हस्ताक्षर, उग्र विचारधारा के सबसे प्रमुख हस्ताक्षर, उग्र विचारधारा के सबसे प्रमुख हस्ताक्षर, उग्र विचारधारा के सबसे प्रमुख हस्ताक्षर बाल गंगाधर तिलक थे। सबसे प्रमुख हस्ताक्षर बाल गंगाधर तिलक थे। सबसे प्रमुख हस्ताक्षर बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक थे, जिनका जन्म 1856 में हुआ, जिनका जन्म 1856 में हुआ महाराष्ट्र में, और 1880 में 1880 में 1880 में 1880 में 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल खोला। न्यू इंग्लिश स्कूल खोला, जो आगे चलकर फर्गुसन कॉलेज में बदला। फर्गुसन कॉलेज आगे चलकर फर्गुसन कॉलेज में बदला। फर्गुसन कॉलेज में बदला। ठीक है, इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में उसकी गिनती होती है। फर्गुसन कॉलेज में बदला। फिर लिखिए, तिलक ने अंग्रेजी में मराठा, तिलक ने, पॉइंट करके लिखिएगा तो ज्यादा याद रहेगा। तिलक ने अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी, अंडरलाइन कर देना है, मराठी में केसरी के माध्यम से, मराठी में केसरी के माध्यम से, मराठी में केसरी के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रचार किया। मराठी में केसरी के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रचार किया। राष्ट्रवाद का प्रचार किया, केसरी के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रचार किया। ठीक है, नेक्स्ट, तिलक के प्रयासों से ही 1893 में गणपति उत्सव, तिलक के प्रयासों से ही 1893 में गणपति उत्सव, और
1895 में और 1895 में और 1895 में शिवाजी महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, शिवाजी महोत्सव की शुरुआत हुई। ठीक है, शिवाजी महोत्सव की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? शिवाजी महोत्सव की शुरुआत हुई। चलिए, इसके बाद फिर लिख देंगे तिलक ने ही। हाँ संतोष जी कहाँ हैं? कहाँ हैं? कहाँ पे हैं? अच्छा उसको बनाइए, हम आ रहे हैं, क्वेश्चन कुछ बनवाना है। अच्छा ठीक है, बनाइए ना, हम आ रहे हैं, ऊपर में क्लास ले रहे हैं, आ रहे हैं आधा घंटा। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? हम लोग बड़े अच्छे 1896-97 में लिखेंगे। 1896-97 में महाराष्ट्र में करबंदी आंदोलन चलाया गया। करबंदी आंदोलन चलाया गया। करबंदी माने कर नहीं देना है, क्योंकि किसानों की फसल चौपट हो गई थी। किसानों की फसल चौपट हो गई थी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि कर नहीं देना है। ठीक है, लेकिन सरकार ने क्या किया? उनको गिरफ्तार कर लिया, 18 महीने की सजा दे दी, जो उनके अनुयायियों को बहुत खराब लगा। तो लिख देंगे इसी कारण 1897 में तिलक को गिरफ्तार कर 18 महीने की सजा दी गई। तिलक को गिरफ्तार कर 18 महीने की सजा दी गई। अठारह महीने की सजा दी गई। ठीक है, 18 महीने की सजा दी गई। चलिए, तो इसी पृष्ठभूमि में, ठीक है, इसी पृष्ठभूमि में हमारा उग्र राष्ट्रवाद का क्या हुआ, या क्रांतिकारी आंदोलन का क्या हुआ, विकास हुआ। तो लिखेंगे उपयुक्त कारकों के फलस्वरूप, उपयुक्त कारकों के फलस्वरूप, उपयुक्त कारकों के फलस्वरूप उपयुक्त कारकों के फलस्वरूप उपयुक्त कारकों के फलस्वरूप न केवल उग्र राष्ट्रवाद का विकास हुआ, बल्कि क्रांतिकारी आंदोलन भी विकसित हुए। न केवल उग्र राष्ट्रवाद का विकास हुआ, बल्कि बल्कि क्रांतिकारी आंदोलन भी विकसित हुई। क्रांतिकारी आंदोलन भी विकसित हुई। क्रांतिकारी आंदोलन भी विकसित हुई। ठीक है, कौन सा आंदोलन? क्रांतिकारी आंदोलन भी विकसित हुई। चलिए, ओके, पैराग्राफ चेंज हो गया। कारक हो गया कि उग्र राष्ट्रवाद के विकास का क्या कारण है, उसको आप लोगों ने देख लिया। एक मिनट, हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। क्या? नहीं नहीं, वो सब वो अपने मालिक से पूछो, मालिक से पूछो, मालिक से।
हाँ, कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे बड़े अच्छे जगह पे, हम लोग थे। हाँ, उपयुक्त कारकों ने इसका विकास में योगदान दिया, तो ये हुआ। अब दूसरा क्या है? दूसरा ठीक उसी तरह से है कि उग्र राष्ट्रवाद के प्रमुख नेता कौन थे, क्या कार्य पद्धति थी, क्या मांगे थी, क्या उपलब्धि उनको मिली, तो ये सब लिखिएगा। तो लिखेंगे उग्र राष्ट्रवाद के प्रमुख नेताओं में, उग्र राष्ट्रवाद के प्रमुख नेताओं में उग्र राष्ट्रवाद के प्रमुख नेताओं में उग्र राष्ट्रवाद के प्रमुख नेताओं में तिलक के अतिरिक्त लाल बाल पाल थे। लाल बाल पाल थे। कौन थे? लाल बाल पाल थे। लाल बाल पाल थे। अति महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस के अध्यक्ष, अति महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस के अध्यक्ष तिलक कभी भी नहीं बने। तिलक कभी भी नहीं बने। तिलक कभी भी नहीं बने। दूसरा, जबकि लाला लाजपत राय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1920, कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1920, जबकि लाला लाजपत राय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1920, कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1920 कलकत्ता में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कौन? लाला लाजपत राय। फिर लिखिए, अरविंद घोष ने निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत दिया। अरविंद घोष ने निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत दिया। अरविंद घोष ने निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत दिया। ये प्रमुख नेता थे। ठीक है, तो लाल बाल पाल अरविंद घोष ये सब उग्र राष्ट्रवादी नेता थे। इसलिए कभी कभी परीक्षा में पूछा भी जाता है कि निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं थे। तो जो प्रथम चरण में जितना नाम आपने पढ़ा वो सब क्या थे? उदारवादी नेता थे। और सेकेंड चरण में जितना नाम आपने पढ़ा वो सब क्या थे? उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता थे। तो इस तरह से आप उनको एलिमिनेट कर सकते हैं कि कौन उदारवादी थे और कौन उग्रवादी थे। अब इनकी कार्य पद्धति, नेता हो गया, अब लिखो कार्य पद्धति। तो लिखो कार्य पद्धति। कार्य पद्धति, इनकी कार्य पद्धति क्या थी? 3 कार्य पद्धति थे। पहला स्वराज्य, स्वराज्य, स्वराज्य। होम रूल आंदोलन के दौरान लिखेंगे, होम रूल आंदोलन के दौरान, होम रूल आंदोलन 1916 के दौरान, होम रूल आंदोलन 1916 के दौरान, 1916 के दौरान तिलक ने यह नारा दिया, तिलक ने यह नारा दिया कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।
स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, हम इसे लेकर रहेंगे। दूसरा है स्वदेशी। स्वदेशी पर बल बहिष्कार की नीति, स्वदेशी पे बल और बहिष्कार की नीति। स्वदेशी पे बल और बहिष्कार की नीति एवं आत्मनिर्भरता पे बल, एवं आत्मनिर्भरता पे बल। स्वदेशी का अर्थ ही था कि बहिष्कार और आत्मनिर्भरता पे बल देना। आत्मनिर्भरता पे बल, आत्मनिर्भरता सेल्फ रिलायंस पे बल। और तीसरा था राष्ट्रीय शिक्षा, और तीसरा था राष्ट्रीय शिक्षा, तीसरा था राष्ट्रीय शिक्षा, जो आत्मनिर्भरता का एक रचनात्मक उपाय है, जो आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का एक रचनात्मक उपाय है, जो आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का एक रचनात्मक उपाय है। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का एक रचनात्मक उपाय है। ठीक है, नोट में लिख देंगे। प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल स्टोर खोला। बंगाल केमिकल स्टोर खोला। बंगाल केमिकल स्टोर खोला। बंगाल केमिकल स्टोर खोला। ठीक है, नोट में एक लाइन और लिख देंगे। 15 अगस्त 1906 को 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई, जिसके प्रिंसिपल अरविंद घोष थे। जिसके प्रिंसिपल अरविंद घोष थे। जिसके प्रिंसिपल अरविंद घोष थे। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाइए। कार्य पद्धति हो गया। अब लिख देंगे उपलब्धियां। उपलब्धियां, उग्रवादी युग की उपलब्धियां क्या थी? उग्रवादी युग की उपलब्धियां क्या थी? सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी कि जो राष्ट्रीय आंदोलन बड़े शहरों तक था, वो अब छोटे छोटे शहर तक पहुंच गया। गांधीवादी चरण में राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि हुई कि राष्ट्रीय विचारधारा गांव तक पहुंचा। लेकिन उग्रवादी चरण में राष्ट्रीय आंदोलन की विचारधारा छोटे छोटे शहर, दरभंगा, मधुबनी, ठीक है, ये जो छोटे छोटे शहर थे, पटना, देखिए तुम लोगों ने खुद देखा कि पहले चरण में जितने भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ बड़े शहरों में हुआ, नहीं कलकत्ता, बंबई, मद्रास, लाहौर, बड़े बड़े शहरों में होते थे। लेकिन सेकेंड चरण में हमारे पटना में भी 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन किया गया। बांकीपुर में जिसके अध्यक्ष RN मधोलकर थे, जिनके अध्यक्ष, तो पहला लिखो, सबसे पहला और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि लिखिएगा। उग्रवादी चरण की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि, उग्रवादी चरण की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि
उग्रवादी चरण की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि, उग्रवादी चरण की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि राष्ट्रीय विचारधारा, राष्ट्रीय विचारधारा छोटे छोटे शहरों तक पहुंचा, छोटे छोटे शहरों तक पहुंचा। और कांग्रेस का अधिवेशन भी छोटे छोटे शहरों में होने लगे, और कांग्रेस का अधिवेशन भी, और कांग्रेस का अधिवेशन भी छोटे छोटे शहरों में होने लगे, और कांग्रेस का अधिवेशन भी छोटे 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 शहरों में होने लगे, छोटे 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 शहरों में होने लगे। ओके, जैसे लिखो, जैसे जैसे कांग्रेस का 27वां अधिवेशन, कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में पटना में हुआ, पटना बांकीपुर में हुआ, पटना बांकीपुर में हुआ, पटना बांकीपुर में हुआ, जिसके अध्यक्ष आर.एन. मधोलकर थे, जिसके अध्यक्ष आर.एन. मधोलकर थे। इसी अधिवेशन में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस को एओ ह्यूम का पिता कहा गया। एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। चलिए, तो उग्र राष्ट्रवादी चरण का पहला भाग क्या हो गया? समाप्त। तो पहला भाग क्या था? पहला भाग था कि उग्र राष्ट्रवादी चरण किस कारण से, कौन से ऐसे कारक थे जिसके कारण इसका उत्पत्ति और विकास हुआ। दूसरा था उग्रवादी युग के महत्वपूर्ण नेता कौन थे, उग्रवादी युग की कार्य पद्धति क्या थी, उग्रवादी युग की उपलब्धियां क्या थी। ठीक है, यह दूसरा भाग है। अब तीसरा भाग है कि उग्रवादी युग में 1905 से 1917 जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएं हैं, जैसे 1905 में बंगाल का विभाजन है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना है, 1907 में कांग्रेस का विभाजन है। तो ये जो विभिन्न राष्ट्रीय घटनाएं हैं उसको हम लोग एक एक करके सिस्टमेटिकली देखेंगे। और तब लास्ट भाग आता है क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन की दो अवस्था है, एक है 1905 से या कहिए 1900 से 1917 तक, और दूसरा भाग है और वह है 1920 असहयोग आंदोलन के बाद से लेकर और 1935-36 तक का जो फेज था। तो एक था प्रथम विश्व युद्ध के पहले, उसके आसपास, और दूसरा है उसके बाद असहयोग आंदोलन के बाद की अवस्था। तो हम लोग इस चरण में क्रांतिकारी आंदोलन को भी देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहले अब हम लोग तीसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं और वह है 1905 से 1917। पहले ये लिख लो, 1905 से 1917 कांग्रेस का अधिवेशन और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटना। तो लिखेंगे 1905 से 1917। 1917 आइए कमलेश जी, कमलेश जी 1905 से 1917, कमलेश बाबू 1905 से 1917 कांग्रेस का अधिवेशन लगाइए जो अभी लगाए हुए थे।
1905 से 1917 कांग्रेस का अधिवेशन और प्रमुख राष्ट्रीय घटना। प्रमुख राष्ट्रीय घटना, ठीक है। अभी जस्ट आप लोग देख भी रहे थे, मैंने कहा था कि कांग्रेस का ये पहला भाग आपने देखा था। अब आइए दूसरा भाग, और दूसरा भाग है यहां से कि 22वां अधिवेशन 1906 में कलकत्ता में हुआ। यहां से शुरू होता है, क्योंकि इसके पहले का भाग तो आप लोग देख चुके हैं। तो लिखिए पहले कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन पहला 22वां अधिवेशन 1906, 22वां अधिवेशन 1906। बाईसवां अधिवेशन 1906 कलकत्ता। कहां हुआ था? कलकत्ता में। कहां हुआ था? कलकत्ता में। कहां हुआ था? कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेरोजी। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी अध्यक्ष थे, दादा भाई नेरोजी। विशेष क्या है? तो विशेष है कांग्रेस के मंच पर पहली बार स्वराज्य का उपयोग किया गया, प्रयोग किया गया। कांग्रेस के मंच पर पहली बार स्वराज्य का प्रयोग किया गया, स्वराज्य का प्रयोग किया गया। विशेष में लिख देंगे पहली बार स्वराज्य का प्रयोग किया गया। पहली बार स्वराज्य का प्रयोग किया गया, ठीक है। आपके संज्ञान में दिया था कि पहली बार स्वराज्य शब्द किसने गढ़ा था? दयानंद सरस्वती ने। और स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, तो बाल गंगाधर तिलक। तीनों के अलग अलग डायमेंशन है, ध्यान रखिए। वहां पे भी लिखाए हैं, यहां पर भी बताए हैं। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी आखिरी बार कांग्रेस के तीसरी और आखिरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। क्योंकि इस समय तक आते आते कांग्रेस दो धारा में धीरे धीरे बट रहा था। एक धारा थी उदारवादियों की धारा, जो उदारवादी सिद्धांतों में विश्वास करते थे, और दूसरी धारा थी उग्रवादी की धारा। स्वाभाविक है कि वो उग्रवादी फिलॉसफी जो थी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी, इन सब में उनका बिलीफ्स था। इसी कड़ी में अंतिम बार दादा भाई नौरोजी कांग्रेस की कुर्सी पे कांग्रेस की अध्यक्षता को संभाला, तो ये ध्यान रख सकते हैं, खत्म। फिर आता है 23वां अधिवेशन, ठीक है, 1997। तो लिखिए 23वां अधिवेशन 1997 नहीं है, 1907, सॉरी 1907। 1907 सूरत, रास बिहारी घोष। सूरत, रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष, ठीक है। विशेष, पहली बार कांग्रेस में विभाजन हुआ। पहली बार कांग्रेस में विभाजन हुआ, ठीक है। कांग्रेस का विभाजन हुआ और दो भागों में बट गए, उदारवादी, उदारवादी और उदारवादी और उदारवादी और उग्रवादी।
नेक्स्ट नेक्स्ट में लिख दीजिए। कांग्रेस का 25वां अधिवेशन, नेक्स्ट, कांग्रेस का 25वां अधिवेशन, कांग्रेस का 25वां अधिवेशन लाहौर में हुआ और जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने किया। मदन मोहन मालवीय या महामना ने किया। कब हुआ? 1909 में हुआ। नेक्स्ट, ये अभी लिखे ही थे, कहां गया? 1926वां लिख लो। 1911 में 26वां लिख लीजिए। कलकत्ता में हुआ। अध्यक्ष VN धर थे। अध्यक्ष VN धर थे। ये 26वां है। VN धर थे और पहली बार इसी अधिवेशन में जनगण मन गाया गया। जनगण मन गाया गया। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात थी, इसको याद रखिएगा। इसके बाद आइए, 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ। 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ। 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ। 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे, AC मजूमदार थे। AC मजूमदार थे। अब विशेष क्या है लिखेंगे, इसी अधिवेशन में पहली बार के बीच कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुए एवं गरम दल और नरम दल मिल गया। गरम दल और नरम दल मिल गए। गरम दल और नरम दल मिल गए। गरम दल और नरम दल मिल गया। किस अधिवेशन में? फिर लिखेंगे, इसी अधिवेशन में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की अवधारणा को, इसी अधिवेशन में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की अवधारणा को, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की अवधारणा को, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की अवधारणा को कांग्रेस ने स्वीकार किया, जिसका विरोध कांग्रेस ने स्वीकार किया, जिसका विरोध जिसका विरोध जिसका विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया। जिसका विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया। जिसका विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया। ठीक है, याद रखिएगा। ओके,
तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन काफी महत्वपूर्ण है। और फिर आइए 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्ष एनी बेसेंट, पहली महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की। एनी बेसेंट, पहली, विशेष में लिख देंगे पहली महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की। पहली महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की। ठीक है, पहली महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की। पहली महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की। यह 1917 तक, चूंकि दूसरा चरण जो है आपका उग्रवादी चरण वो 1905 से 1917 तक है, तो मैंने 1917 तक आपको कांग्रेस के अधिवेशन और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण संदर्भ और तथ्य की जानकारी दी, और आशा करता हूं कि इसे याद करके अगले दिन आएंगे। कल हम लोग का, हमारी कोशिश होगी कि दूसरे चरण की समाप्ति के बाद तीसरे चरण गांधीवादी चरण में हम प्रवेश कर जाएं। इसी क्रम में हमारा कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो गया। 1905 से 1917 के बीच कहां कहां महत्वपूर्ण कांग्रेस के अधिवेशन है उसको आपने देखा। अब आता है कि 1905 से 1917 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाएं कौन सी हैं, तो लिखेंगे 1905 से 1917 राष्ट्रीय घटना। 1905 से 1917 राष्ट्रीय घटना। ठीक है, राष्ट्रीय घटना। पहले राष्ट्रीय घटना की एक सूची तैयार कर लो। यह सूची भी आपके लिए रामबाण होगा, गागर में सागर होगा। सबसे पहला तो यही है बंगाल का विभाजन। 1905 में लिखिएगा बंगाल का विभाजन। सबसे पहला यही है कि बंगाल का विभाजन। ब्रैकेट में लिख दो 20 जुलाई 1905। 20 जुलाई 1905 और बीपीएससी के अनुसार 19 जुलाई 1905। बीपीएससी जो परीक्षा में आंसर देता है वो 19 जुलाई देता है। एनसीईआरटी जो आंसर देता है वो 20 जुलाई देता है। जो परीक्षा में प्रश्न का विकल्प हो उसके अनुसार उसका समाधान कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। दूसरा लिखेंगे स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905। ध्यान रखिए कि ये 7 अगस्त 1905 से जो बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन की घोषणा हुई वही स्वदेशी आंदोलन थी। यद्यपि विभाजन को 16 अक्टूबर 1905 से लागू कर दिया गया, लेकिन विभाजन की घोषणा कब हुई? 20 जुलाई 1905 को। लागू कब से हुआ? 16 अक्टूबर। आगे पढ़ेंगे, इसका पूरा डिटेल ही आपको पढ़ना है, इसलिए पहले तो इतनी बात याद रख लें तो यही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दूसरा है कि बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन मतलब स्वदेशी आंदोलन। तीसरा है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। 1906 ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि ढाका के नवाब आगा खां और नवाब मोहसिन मुल्क ने इस संगठन की नींव रखी थी 1906 में, और उसके द्वारा जो सांप्रदायिक विचारधारा है उसका प्रचार प्रसार करवाया गया। यह मुस्लिम लीग के माध्यम से ही बाद में जब जिन्ना जुड़े तो पाकिस्तान का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में ही किए गए थे। 1940 में द्वीप राष्ट्रवाद का सिद्धांत को स्वीकार किया गया और फिर आगे चलकर नए देश पाकिस्तान बने।
जिसकी व्याख्या आगे चलकर की जाएगी। फिलहाल आप इतना भी अभी याद करके रख लें 1906 मुस्लिम लीग, तो यही अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। आगा खां और मोहसिन मुल्क तो आगे याद हो ही जाएगा। आप इतना पहले आज रात के लिए इतना तथ्य काफी रहेगा। नेक्स्ट 1960 में कांग्रेस का विभाजन, सूरत अधिवेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 1960 में 1960 में 1960 में कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस का विभाजन, सूरत अधिवेशन। कौन अधिवेशन? सूरत अधिवेशन। 1909 वो भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं? मार्ले मिंटो सुधार, लिखेंगे मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की जो कल्पना थी वो साकार कहां लिया? वो इसी एक्ट में लिए गए। पाकिस्तान की यदि नींव पड़ी किसी एक्ट में तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 था। ध्यान रखिएगा। 1911 1911 में दिल्ली दरबार लिखिए। दिल्ली दरबार तीसरी बार हुआ था, तीसरी बार हुआ था। आगे पढ़िएगा। पहली बार लिट्टन के समय में 1877 में हुआ था, जिसको कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन इसकी व्याख्या होगी ना फिर, तो इसकी व्याख्या नेक्स्ट क्लास में। ये तीसरी दिल्ली दरबार थी 1911। ठीक है, 1911। फिर लिखिए 1912 राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन और पटना में कांग्रेस का पटना बांकीपुर में कांग्रेस का अधिवेशन, और पटना बांकीपुर में और पटना बांकीपुर में कांग्रेस का अधिवेशन, और पटना बांकीपुर में कांग्रेस का अधिवेशन, पटना बांकीपुर में कांग्रेस का अधिवेशन। 1913 गदर पार्टी की स्थापना, 1913 गदर पार्टी की स्थापना, 1913 गदर पार्टी की स्थापना। 1914 कामागाटा मारू प्रकरण, कामागाटा मारू प्रकरण, कामागाटा मारू प्रकरण और शोर समिति, कामागाटा मारू प्रकरण, कामागाटा मारू प्रकरण और शोर समिति, और शोर समिति, और कौन समिति? शोर समिति। 1915 अखिल भारतीय हिंदू महासभा की बैठक, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की बैठक और काबुल में पहली अस्थायी सरकार का गठन, काबुल में पहली अस्थायी सरकार का गठन, काबुल में पहली अस्थायी सरकार का गठन महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में, महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में। महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में। ठीक है। 1916
लखनऊ समझौता और होम रूल आंदोलन। लखनऊ समझौता और होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन 1916। 1917 सब लोग कल याद करके आएंगे, पूछेंगे भी हम। 1917 मॉन्टेस्क्यू की घोषणा। मॉन्टेस्क्यू की घोषणा। कलकत्ता कांग्रेस का अधिवेशन और कलकत्ता कांग्रेस का अधिवेशन और कलकत्ता कांग्रेस का अधिवेशन। ठीक है, बस। और कलकत्ता कांग्रेस का अधिवेशन 1905 से लेकर 1917 तक यह महत्वपूर्ण दृष्टांत हैं, तथ्य हैं, अवधारणा होगी, इसमें ढेर सारे तथ्य भी रहेंगे और जिसकी संपूर्ण व्याख्या अगले दिन की क्लास में, आपको कल की क्लास में हम इसी समय इसी जगह पर हम लोग करने का प्रयास करेंगे। और याद रखिएगा कि हम लोग आधुनिक भारत के अब बिल्कुल अंतिम कड़ी में प्रस्तुत हैं और कल के बाद या कल शाम में ही नेक्स्ट भाग में जब शुरू होगी तो निर्णायक चरण की भी संभवतः शुरुआत हो जाएगी। यह डिपेंड करता है कि आप कितनी तेजी से उसको आत्मसात करते हैं और कितने आराम से उसको लिखते हैं और याद रखने का प्रयास करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। लेकिन कक्षा समाप्त करने के पहले जो बूस्टर फैक्ट है उसको पहले आप लोग लिख लेंगे। तो लिखेंगे बूस्टर फैक्ट, जो संभावित तथ्य भी है। बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट। सबसे पहला, अली बंधु, अली बंधु, अली बंधु मोहम्मद अली और मोहम्मद अली माने अली बंधु और अजमल खान। अली बंधु और अजमल खान। हसन इमाम, हसन इमाम, जफर अली, जफर अली के जफर अली, मजरुल हक, मजरुल हक, मजरुल हक के नेतृत्व में मुसलमानों ने मैंने नेतृत्व में मुसलमानों ने राष्ट्रवादी आंदोलन अहरार चलाया। राष्ट्रवादी आंदोलन अहरार, रोपपाई रा रो, अहरार आंदोलन चलाया। अहरार आंदोलन चलाया। किसने चलाया? मुसलमानों ने। कौन से मुसलमान थे? अली बंधु थे, जफर हसन इमाम थे, जफर अली थे, मजरुल हक थे। तो इन लोगों ने क्या चलाया? हकीम अजमल खान थे। इन लोगों ने अहरार आंदोलन चलाया। और अहरार आंदोलन कैसा आंदोलन था? मुसलमानों के भीतर जो राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ वो उसे हम अहरार आंदोलन कहे। नेक्स्ट, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद जिनका संबंध देवबंद आंदोलन से था, जिनका संबंध देवबंद आंदोलन से था, जिनका संबंध देवबंद आंदोलन से था, और जिन्होंने सबसे कम उम्र में कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली थी, और जिन्होंने सबसे कम उम्र में कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली थी, जिन्होंने सबसे कम उम्र में कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली थी,
कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली थी। कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली थी, ठीक है, कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली थी, कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली थी, ने अल हिलाल नामक पत्रिका का संपादन किया। अल हिलाल नामक पत्रिका का संपादन 1912 में किया। अल हिलाल नामक पत्रिका का संपादन किया। अल हिलाल नामक पत्रिका का संपादन 1912 में किया। यह भी लिख देना, वे 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन कौन? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। वे 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वे 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन वे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और कौन से पत्रिका का संपादन किया? अल हिलाल। याद रखिएगा, उस समय उनकी आयु सिर्फ 24 वर्ष थी। 1912 में, एनसीईआरटी फैक्ट भी है इसलिए 1912 भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, बाल्कन युद्ध 1912-13 में हुए। बाल्कन युद्ध 1912-13 में हुए। बाल्कन युद्ध 1912-13 में हुए, जो तुर्की और इटली के बीच था। जो तुर्की और इटली के बीच था। तुर्की और इटली के बीच था। इस युद्ध में एम.ए. अंसारी के नेतृत्व में, डॉक्टर एम.ए. अंसारी के इस युद्ध में, डॉक्टर एम.ए. अंसारी के नेतृत्व में, डॉक्टर एम.ए. अंसारी के नेतृत्व में, डॉक्टर एम.ए. अंसारी के नेतृत्व में, एम.ए. अंसारी के नेतृत्व में तुर्की एक मेडिकल मिशन भेजा गया था। तुर्की एक मेडिकल मिशन भेजा गया था। तुर्की एक मेडिकल मिशन भेजा गया था। ठीक है। 1909 में पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई। 1909 में पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई, जिसके नेता लालचंद थे। जिसके नेता लालचंद थे। जिसके नेता लालचंद थे। कौन थे? लालचंद थे। नेक्स्ट, जतिन मुखर्जी को बाधा जतिन के नाम से जानते हैं। बाधा जतिन के नाम से जानते हैं। ठीक है। ओके। कामरेड पत्रिका का संपादन, कामरेड पत्रिका का संपादन कामरेड पत्रिका का संपादन मोहम्मद अली ने किया। और आज के अंत में है लखनऊ समझौता कांग्रेस और लीग के बीच कराने में। लखनऊ समझौता कांग्रेस और लीग के बीच कराने में, कांग्रेस और लीग के बीच कराने में, कांग्रेस और लीग के बीच कराने में
तिलक और जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 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 टिक लगा दो इस पर, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्लास में लिख देंगे। और 20 अगस्त 1917 को 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेस्क्यू घोषणा की गई। मॉन्टेस्क्यू घोषणा की गई जिसमें भारत में उत्तरदायी शासन, जिसमें भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात किया गया। भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात की गई। ठीक है, बस। तो आज हम लोग इतने सारे कॉन्सेप्ट और फैक्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे। कल हमें उम्मीद है कि दूसरा चरण के संपूर्ण भाग न केवल समाप्त होंगे बल्कि निर्णायक चरण में भी हम लोग प्रवेश कर जाएंगे। तो गए माघ 29 दिन इतने बड़े अध्याय इतिहास, ठीक है कि नहीं, जिसके एक एक पक्ष को आप लोगों ने तोड़ तोड़ के काफी व्यापकता से अध्ययन किया है। और इतिहास और भूगोल के विषय में कहा भी जाता है कि जिस छात्र का नियंत्रण में है उसके लिए परीक्षा पास करना बहुत आसान होता है। और कई टॉपिक तो, कई सब्जेक्ट तो 2-2, 3-3 बार चलाए गए हैं विगत 6 महीने के भीतर। तो वो सब तो अपने गति में रहेगा ही। उसके लिए मैं बहुत कमिटमेंट तो रखता नहीं हूं कि तीसरी बार भी पढ़ा दूं, ठीक है कि नहीं। तो स्पष्ट है कि जो आप पढ़े हैं, जितना सबका पाठ्यक्रम को मूर्त रूप दे दिया गया है। थोड़ा सा मैं बिहार विशेष भी आपको बताऊंगा जिससे कि आप पूर्णता का बोध हो सके। तो इस तरह से हम लोग आखिरी पौधान पे, आधुनिक भारत के आखिरी पौधान के क्रम में हैं। आशा करता हूं कि समय पर इसको कंट्रोल करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्या बंद कर दो, आज कोई YouTube लाइव नहीं होगा, आज आराम।